अ, जी सर। हाँ, मेरे पास जो डीओबी आया है, डेट ऑफ हम्म। बर्थ, वो है 15 नवंबर 1998, जी। 2:20 PM। जी। ठीक है। हाँ, और राजस्थान टोंक। हम्म। तो ये कुंडली आपकी बनती हुई दिख रही है। ये डेटा डालने के बाद अ, कुंभ लग्न की कुंडली है। और राशि जो है, चंद्रमा वर्गों में है। हम्म। तो कन्या राशि और लगन कुंभ। जी सर। ये दो चीज सही होना चाहिए। मतलब आपको कुछ ज्योतिष वोतिष के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता है? सर मैं आपसे स्टार्टिंग में ही एक बात पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा कि तेज बोलिए। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ जी। कि मुझे जो है वो ज्योतिष में इतना ना यकीन नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सी जगह जो है वो बताया है तो मुझे यकीन हुआ नहीं है कभी भी। अच्छा। और क्योंकि सर मुझे आप एक बात बताइए कि जब इंसान जो है वो होता है तो प्लेनेट कहीं और होते हैं, और आज प्लेनेट कहीं और है, तो उसका इफेक्ट किसी भी इंसान की लाइफ पे अब कैसे हो सकता है? ठीक है। इसका जवाब मैं थोड़ा सा बीच में कन्वर्सेशन होता रहेगा, उसी बीच बीच में दिया करूंगा। ठीक है। जी। मुझे प्रश्न याद हो गया है कि भाई, हम्म। बर्थ टाइम के समय जो प्लानिटरी पोजीशन होती है ग्रहों की, जी। वो उस समय तो फिक्स होती है। फिर वो आज तो ग्रह अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अलग अलग हम्म। राशि में। तो हम्म। फिर उसका प्रभाव मतलब अलग अलग कैसे या सेम कैसे, यही सारी बातें आपके मन में है ना। जी। तो ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसको बताने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बीच बीच में इसको करते रहेंगे। जी। तो अब ज्योतिष पे यकीन नहीं है, और ज्योतिष पे यकीन जल्दी होता भी नहीं है लोगों का। तो हम्म। माइंड मेकअप पहले से बन चुका है, और आप बोल रही हैं कि और भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा चुकी हैं। ठीक है। और बिल्कुल मानना भी चाहिए चीज कि जल्दी किसी चीज पर यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ वही मेरा सर। मेरा भी जी। यही थ्योरी है, मेरा भी यही सेम थ्योरी है। मैं भी ज्योतिष पे यकीन नहीं करता था। इवन मैं तो उससे जरा बढ़ के था, नास्तिक था। अच्छा 2013 अच्छा। तक मैं नास्तिक था। उसके बाद मुझे धर्म पर यकीन हुआ, अपने हिंदुइज्म पर। और हिंदुइज्म पर यकीन होने के बाद ज्योतिष मेरे जीवन में आया। तो एकदम सही दिशा में आप चल रही हैं। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भी कन्वर्सेशन चलेगा, उस कन्वर्सेशन के बाद आपको ज्योतिष पे यकीन भी हो जाएगा। तो अच्छा सर। यकीन। ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछ रही हैं आप? जी सर, पहले हुआ तो नहीं पर ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, हम्म। बिल्कुल ट्राई करते हैं, जी। और ऐसा हम्म। करने में मैं बिल्कुल सफल रहूँगा, क्योंकि जी मुझे सर। यकीन जिस तरीके से हुआ है, उसी तरीके से आपको भी यकीन हुआ। ओके सर। हाँ, तो हम और आप दोनों लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। मैं थोड़ा-सा पहले यकीन कर लिया था, और आप थोड़ा बाद में यकीन करोगी। जी। तो सबसे पहले तो देखो, ज्योतिष में क्या होता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पहले कुछ प्रेडिक्शंस करने चाहिए कि भाई वो चीज़ मैच करे। जी। क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ आप डालते हो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, या बनी हुई जो कुंडली होती है, तो जन्म तिथि समय के हिसाब से वो ग्रहों का एक पोजीशन तय हो जाता है। 360 डिग्री जोडियाक बेल्ट में वो ग्रह हम्म। किस किस राशि में मौजूद हैं। 12 राशियां होती हैं। तो हम्म। 12 राशियों में कहीं न कहीं वो मौजूद रहेंगे। उसी के हिसाब से हमारे जो ऋषि हैं, अलग अलग फल निर्धारित किए हैं कि ये पर्टिकुलर कोई प्लैनेट है, किसी पर्टिकुलर राशि में मौजूद है, तो उसका हम्म। ये फल होगा। और उसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, बहुत तरीके की कैलकुलेशन होती है उसमें। बहरहाल जी। आते हैं मुद्दे पर। अब जी देखो, सर। ये जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब डालने पर जो चार्ट सामने आ रहा बन करके, वो है एक्वेरियस एसेंडेंट। मतलब हम्म। कि इसको ये कह सकती हैं कि 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों में क्रम से अगर देखा जाए तो 11वां नंबर की राशि जो है वो लगन में मौजूद है। तो लगन जी। में 11 नंबर है, इस वजह से आपका जो लगन है वो
उसको लगन राशि भी बोलते हैं, वो एक्वेरियस उसको बोलते हैं हिंदी में, कुंभ राशि। अब ये पर्सनालिटी है आपकी, ये पर्सनालिटी फिक्स हो गया। जैसे ही आपका जन्म हुआ उस जगह पर, उसी क्षण एक इस डायरेक्शन में, एक अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं पूर्व दिशा में, और वह पृथ्वी को छूते हुए अनंत ब्रह्मांड में एकदम 90 डिग्री पे जहाँ पे फॉल करेगा, वहां पे एक राशि मौजूद होगा, वो भी पूर्व से उदय हो रहा था। उस समय वो राशि का नाम था कुंभ, जो कि क्रम संख्या में वो 11वां नंबर आता है। तो दिस इज योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी। और ये कैसे निर्धारित होगा? तो कुंभ राशि का जो भी गुणधर्म है, जो भी उसका कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, वही पर्सनालिटी आपकी होगी। तो बात करते हैं कि लगन में 11 नंबर है। सर एक सेकेंड सर, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो? जी जी बिल्कुल। कर सकती हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। जी तो देखो, अब लगन में क्या है कि This call is now being recorded. जी सर। हाँ देखो, अब लगन में क्या है कि 11 नंबर है, और उसी समय लगन में ही गुरु और केतु विराजमान था। जब आपका जन्म हुआ तो लग्न में, मतलब कि 11 नंबर की राशि के ऊपर गुरु और केतु विराजमान था। गुरु 24 डिग्री का था, केतु जो है 3 डिग्री का। ये बेसिकली डिग्री एक लोकेशन निर्धारित करता है, ठीक है। अच्छा। तो अब आपकी पर्सनालिटी क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। अब इस चीज को आप खुद बताएंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे यकीन हो जाएगा। तो जी। अब देखो कि कुंभ लग्न है। अब सबसे पहले कुंभ लग्न की क्या पर्सनालिटी होती है? कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि होता है 11वां नंबर का होता है। हम्म। 11वें नंबर का मतलब कि 11वां भाव। 11वां भाव का क्या क्या कारकत्व है कि वहां पे देखा जाता है आपके फ्रेंड्स, मित्र, ठीक है। वहां पे लाभ होता है, गेन होता है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, 11वें भाव से देखा जाता है, ठीक है। अच्छा। इवन आजकल के मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो 11वें भाव से देखा जाता है, राइट। अब यही सेम चीज ट्रांसफर होकर के कहाँ चला गया? लगन में। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी, जी। मतलब कि आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप बहुत फ्रेंडली नेचर की हैं। आपका जो स्वभाव है कि हमको फ्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स बन जाती हैं, क्योंकि वो 11वां भाव लाभ स्थान है। तो आपको फ्रेंड से लाभ होता है, या आप अपने मित्रों को आप लाभ देती हैं। लाभ मतलब कि उनको कहीं से मदद कर दिया आपने, जी। ठीक है। इस तरह की चीजें कि जैसे कि कुछ लोग होता है ना कि बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने काम से मतलब, अपने अपने काम का मतलब अपना काम हो गया, बाकी भाड़ में जाए कोई, उससे वो वाली पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आपको ये है कि भाई हमको अपना काम तो करना है, लेकिन और भी किसी का कोई काम अगर पेंडिंग है, कोई हमसे अगर हेल्प चाहिए तो उसका आप हेल्प कर देती हो। ये बेसिकली उस साइन का। दूसरी बात है कि 11 नंबर का जो साइन है उसको बोलते हैं फिक्स साइन। फिक्स मतलब कि उसकी जो चलता नहीं है, ठीक है। तो वो फिक्स मतलब कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो फिक्स है, मतलब रिजिड है, कि जल्दी अपने योजनाओं को रोल बैक नहीं करना। आपने जो सोच लिया है उसी पे टिके रहना। हमें अपने प्लान जो है जल्दी बदलना नहीं है। इसी को बोलते हैं फिक्स साइन। इसको बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है कि फिक्स, ठीक है। तो अपनी योजनाओं को जल्दी बदलना नहीं है, राइट। अब चूंकि 11वां नंबर की जो राशि होती है वो एक, आप देखो ना, वो एक व्यक्ति जो है, आप घड़े से कुछ नीचे कोई पानी या कुछ लिक्विड नीचे की तरफ फेंक रहा है। अगर उसको गूगल पे आप टाइप करके देखो कि सिंबल ऑफ एक्वेरियस साइन, तो उस कुंभ मतलब घड़ा, अब उस चीज को व्यक्ति जो है खड़ा है, खड़ा होकर के ऐसे कुछ पानी गिरा रहा है घड़े से, बट वो एक्चुअल में वो क्या गिरा रहा है ये नहीं मालूम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुंभ राशि होती है ना, ये एक रिसर्च वाली साइन होती है। बहुत रिसर्च, मतलब दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है।
अभी देखो 10 नंबर साइन जो मकर राशि, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। लेकिन वही 11 नंबर की जो साइन होती है, वो व्यक्ति जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा कि जैसे कि लकीर का फकीर नहीं है, आप आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो उससे बाहर की चीजों के बारे में आप जरा सोचेंगे कि इसको दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से कैसे देखा जाए। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि एक्वेरियस असेंडेंट वाले आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं, और ये किसी प्रॉब्लम्स को दूसरे एंगल से सोचते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं ताकि उसका समाधान निकले। और बहुत रिसर्च माइंडेड होते हैं लोग, रिसर्च किसी भी चीज में रिसर्च करते हैं। तो दूसरी बात है कि चूंकि ये है एक पर्सनालिटी का एक मतलब थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा। अब आते हैं, ये क्या ये सारी बातें आपको मैच करती हुई दिख रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। मैच हो रही है, ठीक है। ठीक है। अब देखो गुरु भी लगन में बैठा है, अब कुंभ लग्न की कुंडली है तो गुरु भी लगन में बैठा है, तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति जो है गुरु का जो कारकत्व है वैसा होगा। गुरु क्या है? नॉलेज, विजडम, ठीक है। अब व्यक्ति ज्ञानी होगा, दूरदर्शिता उसके पास होगी, मतलब कोई भी चीज जैसे सोच रहा है किसी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत दूर उसके सारे पहलुओं पे विचार कर रहा है, उसकी दूरदृष्टि है, तो उसके पास विजडम है, नॉलेज तो है, साथ साथ में विजडम भी है, ठीक है। अब चूंकि एक्वेरियस साइन में गुरु है तो उसके पास रिसर्च का मोटिव और बढ़ गया, मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं रिसर्च वाला होगा, रिसर्च करने वाला होगा, रिसर्च का दिमाग उसके पास होगा। और साथ में केतु भी बैठ गया, मजेदार बात देखो। तो गुरु क्या है कि विजडम है, और केतु क्या है? सुपर विजडम है। केतु के पास एक इंट्यूशन है, अंतर्दृष्टि है, ठीक है। तो अब दो दो गुरु एक साथ बैठ के लगन में, तो इंसान मतलब कि का जो एक व्यवहार होगा ना वो गुरु वाला होगा। वो अपने आप को ये इमेजिन करेगा कि आई एम गुरु, अपने आप को गुरु जैसा विचार करेगा, मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ, किसी को नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है। ये देखो मोटा मोटी पर्सनालिटी है। आप अगर ये मैच कर रहे हो तो बताओ आप। जी सर, हो रही है मैच हो रही है ना। तो देखो ये है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपने पहले बोल दिया था कि मुझे ज्योतिष पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि धीरे धीरे यकीन होगा। क्योंकि अगर मेरे प्रैक्टिस में अगर 10,000 बार थ्योरी सही हुआ है तो 10,000 एक बार भी थ्योरी सही होगा, ठीक है। सर हम रिसर्च ही कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री से। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो वही सेम चीज आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, सेम चीज आ रही है कि रिसर्च वाला जो है पर्सनालिटी होता है एक्वेरियस, तो उसमें जुपिटर आ गया तो जाहिर सी बात है कि रिसर्च ही होगा। केतु आ गया तो और ज्यादा डीप में चला गया इंसान। केतु क्या है ना कि बहुत फाइनर एलिमेंट की तरफ बढ़ता है, तत्व ज्ञान, मतलब किसी चीज के एकदम अंदर में घुस जाना वो केतु है। अब एक और 2-3 मिरेकल जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आपको और मतलब आप खुद से यकीन होने लगेगा कि अब देखो क्या है कि शनि जो है आपके चार्ट में वक्री है, रेट्रोग्रेड है, और शनि जो है थर्ड हाउस में, चूंकि एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड हाउस में मेष राशि होगा। मेष राशि में शनि वक्री है और शनि मेष राशि में नीच का भी हो जाता है, ठीक है। तो नीच का शनि, और सूर्य जो है जस्ट उसके सामने नवम भाव में, वो भी नीच का है। तो सूर्य भी नीच का यहाँ पर है और शनि भी नीच का है। यद्यपि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो नीच भंग राजयोग भी बन गया, और शनि वक्री भी है तो एक तरह से डबल राजयोग हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ी मजेदार चीज है, आपको बताऊं कि अब ये शनि है, अब शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड है, इसको ऐसे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकली समझो, समझने का प्रयास करो कि जैसे कि आपका जब जन्म हुआ था तो उस समय शनि उल्टा चल रहा था। यद्यपि वो उल्टा चलता नहीं है, बट एक रिलेटिव मोशन सारे प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, और वो जोडियाक बेल्ट के अराउंड घूमते हैं। तो वो आप एक ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा ना, उस सोलर सिस्टम के बाहर से जब ऑब्जर्वर को देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि जो
शनि है एक मोमेंट पे वो पीछे आ रहा, पीछे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इस चीज को मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा 3D मामला है। तो बस इतना मोटा मोटी समझ लो कि शनि वक्री है। तो इसका क्या मतलब है कि शनि वक्री का मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे काम को स्किप कर दिया था, लापरवाही कर दिया था, अपने काम के प्रति आपकी लापरवाही थी। इस बार शनि वक्री मिला है, इसका मतलब आपको वो कॉलर पकड़ के करवाएगा, जबरदस्ती करवाएगा कि यू हैव टू डू। आप इस काम को जबरदस्ती करोगे। कौन सा काम? जो जिस राशि में बैठा हुआ है शनि, जहां बैठ करके जिसको देख रहा है और जिस भाव से उठ करके गया है शनि वहां पर थर्ड हाउस में, उससे संबंधित सारे कार्य को आपसे जबरदस्ती करवाएगा। आपका कॉलर पकड़ेगा और बोला करो, और आपको करना ही होगा। यही आपका इस लाइफ का प्रारब्ध है। इसको और थोड़ा ठीक से समझते हैं। शनि वक्री है, नीचता भी है। इसका ये मतलब देखो कि ये है ना, बिल्कुल इसको शॉर्ट में समझा जाए कि बिल्कुल प्रेशर की तरह काम करवाएगा आपसे। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगा, शनि रेट्रोग्रेड है तो। और ऐसे में मतलब कि इंसान अपने काम के प्रति इस हद तक जुनूनी रहता है कि उसका अगर कोई पैर वैर भी छुएगा तो बड़ा अजीब लगा। रहे अजीब इसलिए लगेगा ना कि वो आप काम में बिजी हो, काम में व्यस्त हो, तो आदमी सोचता है ना ठीक है दूर से ही, दूर से ही प्रणाम कर लो, मैं बहुत बिजी हूँ, दिखाएगा अपने आप को, शो करेगा। क्योंकि शनि जहाँ प्रेशर में रह काम कर रहा है, उस प्रेशर में उसको याद ही नहीं है कि व्यक्ति सामने से कोई उसको सैल्यूट कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, ठीक है दूर से ही। वो तो होता है ना कि दूर से ही हाथ उठा के बोलता हाँ ठीक है, मतलब पास मत आओ मेरे। तो वो प्रेशर ऐसा लगेगा कि काम के चक्कर में वो प्रेशर कुकर की तरफ फट जाएगा। तो एक तरह से दिस इज अ काइंड ऑफ ओसीडी, एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेंटल ये बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब कि वो व्यक्ति जो जिसका ओसीडी है उस चीज को अ, वो परफेक्शन की तलाश करेगा। जैसे काम के संदर्भ में बात किया जाए तो इंसान तब तक वो काम करेगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, और पूरा जब तक नहीं हुआ तब तक उसे नींद नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने किसी को कहा कि अरे आप अपने जैसे कोई फ्रेंड्स है आपका, तो बातचीत के दौरान आपको उसने कह दिया ठीक है ये काम मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, तो आप तुरंत पूछोगे कि अरे ये बताओ कब तक, तो बोले ठीक है 5 बजे तक हो जाएगा। अब एग्जैक्टली 5 बजे आप फोन करोगी और पूछोगी कि ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ। अब वो जो है परेशान परेशान इसलिए कि यार मैं तो तैयार ही नहीं था कि इसका फोन आएगा, मैं तो सोचा कि आराम से 1-2 दिन में कर दूंगा। अब 5 बजे के लिए वो तैयार नहीं था और फिर वो लगेगा, उसका टेंशन बढ़ जाएगा, तनाव कर यार ये तो 5 बजे बोली थी और मैं तो सोचा भी नहीं था कि 5 बजे ये यही होता है सर। एग्जैक्टली ये होता है ना। और फिर वो अब वो बेचारा एक्टिव होकर के आपके काम के लिए वो इधर उधर दौड़ भाग करेगा और फिर उसे एहसास होगा यार ये तो इसके साथ तो काम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तो पीछे पड़ जाती है। तो ये बेसिकली क्या ओसीडी है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओसीडी होते हैं। काम का ओसीडी कि हमको काम करना है तो बहुत परफेक्शन की तलाश करना, बेडशीट इधर उधर फैला हुआ है उसको ठीक से वो कर दो, बढ़िया से, और ये कपड़े हैं उसको सही से कर दो, ये भी एक ओसीडी है। बहुत लोगों की ओसीडी की बीमारी ऐसी भी होती है ना कि वो साफ सफाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और हाथ वाथ दिन भर धोते रहेंगे। तो ओसीडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो क्या इस तरह का ओसीडी आपको है जो मैं बता रहा हूँ? नहीं, वो परफेक्शन वाला जरूर है कि हाँ काम होना चाहिए वही टाइम वही पे। वही वही मैंने कहा ना, परफेक्शन वाला ही तो मैंने कहा। इसलिए कहा कि शनि जो है वो प्रोफेशन का अ, ग्रह है। शनि जो है क्या है, किसको रूल करता है? शनि जो है क्या, कर्म को रूल करता है। जी। तो कर्म के क्षेत्र में आपको ओसीडी है, परफेक्शन जी। बनाना। तो यही तो मैंने बोला ना। ठीक है। जी सर। तो इस तरह की चीजें हैं मतलब। तो देख लो, आप खुद कह रही हो कि ज्योतिष पे यकीन नहीं है, अब धीरे धीरे आपको यकीन बढ़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना? जी सर। हाँ बस। तो अब देखो इस तरह की कुछ चीजें। अब एक बात और है कि अ, सूर्य जो है आपकी कुंडली में नीच का है, मतलब कि 9th हाउस में नीच का है। तो
ये जो है इसका ये मतलब है, मेरा जो एक्सपीरियंस भी है कि सूर्य जो है 9th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है। हम्म। हाँ, 9 मतलब 9वें भाव में रिजल्ट अच्छा नहीं देता है, यद्यपि यहाँ पे राशि भी नीच का है। तो इसका ये मतलब है कि फादर, क्योंकि 9th हाउस जो होता है फादर होता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, धर्म, फादर। तो जल्दी आपको रिलीजन पे, धर्म पे यकीन नहीं होगा, जल्दी आपको अपने पापा मतलब फादर से कहीं ना कुछ अनबन रहेगा, कुछ ना कुछ क्लैशेज रहेंगे, उनसे विचारों का मतभेद पक्का रहेगा। ठीक है। जी। ये ये सारी चीजें हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ी थोड़ी होती है सर। बिल्कुल। क्योंकि वहां पे वो जाके झक नहीं मार रहा है सूर्य, सूर्य नीच क्या है अगर 9th हाउस में, तो जल्दी चीजों पे यकीन नहीं होगा, जल्दी धर्म पे यकीन नहीं होगा, जल्दी धर्म मतलब कि जो हमारे वेद शास्त्र इन सारी चीजें, मतलब आदमी थोड़ा सा अपना तसल्ली हो तब होता है जब वो चीजों को समझ लेता है, तब तो बोलता है ठीक है एग्जिस्ट करती है, तुरंत नहीं। जैसे आपने कहा ना कि ज्योतिष पे मुझे यकीन नहीं है, तो वो भी तो धर्म है ना, धर्म का ही पार्ट है। तो वो तुरंत नहीं यकीन होगा, धीरे धीरे होगा। फादर से मनमुटाव या मतभेद, इन्हीं विषयों पर मतभेद रहेगा पक्का। तो इस तरह से भी चीजों पे आपको अब दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये शुक्र है आपकी कुंडली में, चलो ये तो ठीक है, तो एनालिसिस हो गया। ये चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही हैं? कर रही है सर। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या सवाल हैं, क्या आपकी जिज्ञासा है, तभी तो मैं बताऊंगा, फिर और आगे बढ़ेंगे इसमें। सर एक तो मेरा पढ़ाई का कि जॉब वगैरह ये जो है वो हो नहीं रही है, और इवन पढ़ाई भी नहीं हो रही है अभी तो। अच्छा अच्छा। हम्म। तो जॉब के लिए मतलब कि आप क्या करना चाहती हैं, तो पहले बताइए। सर मुझे सिविल सर्विस का है, पर अभी मैं ये रिसर्च वाला कर रही हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में कि करना क्या है, क्या करूँ। देखो, ऐसा है कि कुंडली का जो एक मर्म होता है ना, जो चार्ट देख करके हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई चार्ट में प्रॉमिस है कि नहीं सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा। तो गुरु लगन में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे वह वहां पे बली है, लगन में बैठ करके वो 5th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे शनि जो है, लग्नेश जो है, नीच का हो जा रहा है 3rd हाउस में बैठ करके। यद्यपि 3rd हाउस में शनि अच्छा होता है, बट वो नीच का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका विकेट डाउन हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि की नीचता भंग हो रही है, सूर्य सामने से बैठ करके शनि को देख रहा है। ठीक है। अच्छा। तो एक तरह से नीच भंग राजयोग शनि बना रहा है, और सूर्य भी नीच भंग राजयोग बना रहा है। अब प्रश्न ये है कि नीच भंग राजयोग वर्क कब करेगा, काम कब करेगा? हम्म। तो शनि का नीच भंग तभी काम करता है जब शनि की दशा और अंतर्दशा चले। ठीक है। हम्म। तो दशा और अंतर्दशा हम रीड करेंगे, फिर बताएंगे कि ये काम करेगा नहीं करेगा। दूसरी अच्छा। बात है, ये एक्वेरियस असेंडेंट है, तो एक्वेरियस असेंडेंट में एक समस्या होता है कि ये साइन जो होता है ना, ये एयरी साइन होता है। मतलब कि जैसे कि हम डिवीजन करते हैं ना कि जल तत्व, वायु तत्व, हम्म। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये 4 हाँ तत्व जी। होते हैं। हम्म। तो ये जो है वायु तत्व है, तो वायु तत्व का मतलब कि एक्वेरियस असेंडेंट तो है। हम्म। इंसान तो भाई अपना जो काम सोचा है वो तो करेगा ही, लेकिन उस वो जो है उस जब काम को करना स्टार्ट करता है, तो उसके विचार भी थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं, क्योंकि वो इसका कोलॉर्ड राहु होता है। तो राहु कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है, माया है। तो बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाता है। हम्म। अब थोड़ा सा अगर हम इसको और देखें तरीके से कि दशा क्या चल रही है आपकी, हम्म। तो राहु की दशा आपकी चल रही अच्छा। है। अब राहु की दशा आपकी 2010 से लगी हुई है और 28 तक चलेगी, लंबा समय। मतलब इस राहु की दशा में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और हम्म। अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए, जब आप प्रश्न पूछ रही हैं, तो राहु की दशा में अंतरदशा चंद्रमा की। ठीक है। 2025 सितंबर के महीने से आपका आपका दिमाग बदल गया है। कब से सर? 2000 2025 लगभग अगस्त सितंबर के महीने से, जी। उस समय से चीजें आपकी बदली हैं। राहु में चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। हम्म। आपकी मदर,
आपका मेंटल हेल्थ, जो भी आपका मेंटल फूड है, मतलब दिमागी स्थिति, उसका कारक है। राहु क्या इल्यूजन है, माया है। तो एक तरह से मेंटल आपका उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स लगा हुआ है अभी फिलहाल में। जी। ठीक है। हाँ, अब राहु में चंद्रमा जब तक चलेगा, यानी कि 2027 के मार्च महीने तक, तब तक ये जो है आपको इसी अवस्था में रखेगा, क्योंकि वो दिमाग का है ना, वो कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, राहु वक्री है, उल्टा सोचेगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा, दिमागी तौर पे आपको स्टेबल नहीं रखेगा। आप आपके अंदर एक अलग अलग तरह की बेचैनी रहेगी, मतलब करने का तो मन है, प्लान तो बन रहे हैं, बट प्लान वो हकीकत में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो राहु क्या है ना, धरातल पे नहीं रहता है, वो आसमान में उड़ता रहता है। तो आसमान में उड़ने वाला व्यक्ति प्लानिंग तो बहुत अच्छा करता है, बट उसको कैसे, है ना, कैसे एग्जीक्यूट अगर उसको करना है, क्योंकि मन का कारक है। और देखो, कोई भी काम ना बिना मन पे कंट्रोल किए नहीं होता है, मन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो मन पे नियंत्रण करने से ही तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो स्थिति चल रही, इस दशा अंतर्दशा में कहीं ना कहीं विचार तो आपके हैं वो कि करें हम सिविल की तैयारी, बट वो डाइवर्जन है। ठीक है। तो राहु की दशा जब तक चलेगी, इवन आपकी राहु की दशा खत्म हो रही है 2028 में, तो तब तक जो है ये आपको IAS PCS आप दे तो लोगी, बट वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ये समझ लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, बाकी जैसे आप बोल रही हो, आप रिसर्च कर रही हो, तो इसको आप परस्यू करो, इसको कंप्लीट कर लो पहले। 2-3 साल 3 साल में तो हो जाता है, 3 साल में, तो इसको जल्दी से अपना कंप्लीट कर लो, ये भी हो जाएगा। बाकी अ, म, उसके बाद अगर आपके अटेम्प्ट्स वगैरह हैं तो उस पर आप अभी से लग जाओ, कोचिंग वोचिंग कहीं ले लो, ऑनलाइन कोर्स ले लो, इस तरीके से करती रहो। तो फिर से पढ़ा भी तो नहीं जा रहा है। नहीं पढ़ा जाएगा ना, वो बता तो रहा हूँ कि राहु जो है रातों की नींदें हराम कर देती है। अब रात में इंसान जगता है, सुबह जो है लेट से उठेगा, और फिर वही रूटीन ऐसा ही हो रहा होगा आपके लाइफ में। वही रिग्रेट के साथ सोना और फिर रिग्रेट के साथ ही उठना। हाँ। हाँ, और ये अंदर से भी होता है, और यार इसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे सुधारें। हाँ, रोज शेड्यूल बनते हैं। हाँ, आज से मैं इसको कर लूंगी, फिर बाद में वही सेम चीज दिखेगी। तो सोचो, राहु दिख नहीं रहा है, राहु इस प्लानिटरी पोजीशन में देखा जाए तो वो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, बट वो बिल्कुल फोकल पॉइंट है, शैडो प्लेनेट बोला था उसको। लेकिन सोचो कि आपके मन मस्तिष्क पे कितना खतरनाक प्रभाव डाला है। राहु और चंद्रमा एक साथ होता है ना, ग्रहण दोष लगता है। मतलब ग्रहण किस चीज का, आपके मन पे ग्रहण किसी का है, तो वो आपकी रात को दिन, दिन को रात बना देगा। आप रात में ओवरनाइट 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल लेकर चलाती होगी आप। मोबाइल रहेगा, वो मोबाइल क्या है, बेसिकली राहु है ना। मोबाइल में जितने भी एप्स हैं और जितने भी उसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसके जो सिग्नल्स हैं, सब राहु के स्वरूप हैं, ये समझ लो। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो सब राहु। और राहु आपके बगल में ही सो रहा है, आप जहां सोती है वही बगल में सिरहाने ही मोबाइल रहता होगा, उसी के 1-2 फीट के इर्द गिर्द, बस वही वो आपको रात पे सोने नहीं देगा। यही रेमेडी है, उसको दूर कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या सिग्नल उसका फ्लाइट मोड में लगा करके कुछ दूर रह करके सोना चाहिए, नींद अच्छी आती है। तो राहु की दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको खराब कर रहा है, एंजाइटी दे रहा है, मन पे नियंत्रण नहीं है। जब मन पे नियंत्रण नहीं होगा तो रात में 12-1 बजे तो एक नॉर्मल सी चीज है जगना, 2-3 बज जाता होगा। फिर आप जो है 8-9 बजे या 10 बजे उठती होगी, उठ करके फिर जो है वही रिग्रेट फील हो रहा है, अरे यार, फिर वही प्लानिंग इंथुजियाज्म आ जाएगा राहु वाला कि बस आज से बदल लेना है, लेकिन वो बदलता नहीं है। बहुत मोटिवेशन के साथ। ये है माया। अब इस माया को समझो पहले कि कैसे आपको रिमोट कंट्रोल से वहां से संचालित किया जा रहा है, ब्रह्मलोक से। ठीक है, ब्रह्मलोक से याद आया कि ब्रह्मलोक ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा रहस्य, सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। वो 4 बजे से 3:30
3:30 बजे से 5:30 बजे का जो टाइम होता है। तो खैर वो तो पार्ट ऑफ रेमेडी है, वो तो बाद में आपको बताया जाए कैसे इस चीज़ को सुधारना है। ठीक है सर। तो अभी तो इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब वही माया है, आपके उस माया के शिकार हैं। तो हालांकि कुंडली का प्रॉमिस है, इसके बाद राहु के बाद जुपिटर की दशा आ जाएगी ना, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की कुंडली है। हम्म, हाँ, स्टेट पीसीएस में थोड़ा ज़्यादा चांस है आपका, क्योंकि अटेम्प्ट्स वगैरह का हम तो नहीं बता सकते कितना होगा, बट ये है कि आप जो है सिविल सर्विसेज आप निकाल सकती हो, क्योंकि 28 से गुरु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। हम्म, तो गुरु की दशा में ही आपको, क्योंकि गुरु लगन में बैठा हुआ है, तो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है। मार्स भी आपका, अच्छा। यद्यपि 7th हाउस में मार्स और राहु एक साथ बैठा है, मार्स और राहु का एक साथ बैठना सही नहीं होता है, बट मार्स चूंकि लियो में है और सूर्य यहाँ पे नीच का है, तो सूर्य भी तो यहाँ पे नीच भंग हो रहा है शनि द्वारा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके काम होते हुए दिख रहे हैं, बट अभी नहीं, 28 के बाद से। अच्छा। तो इस तरह से चीजों को समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आपको ज्योतिष में यकीन हो जाएगा। हो रहा है सर। और आपने जैसे कहा था ना कि बीच में कि वो जब जन्म होता है उस समय के ग्रहों की जो प्लेसमेंट होता है, वो तो अभी अलग अलग हो गया, ये सवाल था ना एक्चुअली में आपका। हम्म, तो फिर उसके थोड़ा इस प्रश्न को रिपीट कर दीजिए, वैसे भी मैं उसको भी बता देता हूँ। ग्रहों वाला हम्म, कि सर उस टाइम पे जब प्लेनेट, जब हम हुए तो उस टाइम पे तो प्लेनेट अलग थे, और ठीक है, अभी जो है वो प्लेनेट अलग है। ठीक है। तो उस टाइम के प्लेनेट अब मेरी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? वो देखो तो कहीं और चले गए होंगे ना। हाँ बिल्कुल, तो वो देखो पूरा तंत्र है ना, उस पूरे थ्योरी को, ये फिजिक्स है बेसिकली, फिजिक्स को समझो। जब हम्म, आप जन्म ली थी, तो हम्म, उस जन्म के दौरान लगन में गुरु और केतु बैठा हुआ था, ये पोजीशन है। लगन मतलब कि अच्छा। एक कुंभ राशि में। ठीक है। हम्म, शनि जो है मेष राशि में विद्यमान था, ये पूरा 360 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारे प्लैनेट्स। मंगल हम्म, राहु 7th हाउस में था। सूर्य जो है वो 9वें भाव में है। शुक्र हम्म, और बुध जो है 10वें भाव में है। हम्म, तो ये प्लैनेट्स उस समय तत्काल रूप से उस क्षण उस माइक्रो सेकेंड ही उस पोजीशन को होल्ड करके ये आप तय किए, ये प्रॉमिस किए आपके लाइफ के बारे में, हम्म, आपके डेस्टिनी के बारे में, कि हम यहाँ बैठ करके एक बहुत बड़ा एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं इनके जीवन का। इनके जीवन में ये घटना घटेगी, ये प्रॉमिस है उस कुंडली का। उस समय की जो पोजीशन है वो प्रॉमिस होता है इवेंट का, कि ये लाइफ में घटना घटे। जैसे कि 7th हाउस, सॉरी 9th हाउस में सूर्य है नीच हम्म, का, तो ये उसने कहा कि आपको इस पूरे जीवन भर में, मतलब कि सूर्य पिता से कुछ न कुछ मनमुटाव रहेगा। अच्छा। राइट। हम्म, शनि जो है 3rd हाउस में बैठ करके आपको एक ओसीडी दे रहा है, परफेक्शन की तलाश करवा रहा है किसी काम में। ठीक है। गुरु और हम्म, केतु आपको लगन में बैठा करके रिसर्च करवा रहा है एक्सपीरियंस में, गुरु बना रहा है आपको। ठीक है। हम्म, जल्दी हमको किसी धर्म पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि हमें एक लॉजिक के हिसाब से किसी चीज पे यकीन करना जी। है, इस तरह से। राइट। तो अब देखो कि ये कैसे, मतलब ये संभव है कि भाई ये सारी चीजें, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी सर। तो ये तो उस समय का प्रॉमिस है। अब जो बाद में क्या है कि सारे ग्रहों की स्थिति बदल रही है, तो उस ग्रहों, वो सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जोडियाक बेल्ट के राउंड वो भी घूम रहे हैं। तो अब वो ये बताता है कि हम इस जो इवेंट प्रॉमिस किया गया है आपके जन्म के समय, उसको, उस घटना को हम किस तरीके से अंजाम देंगे। अच्छा। भाई आपके अगर फादर से कुछ किसी भी विषय को लेकर के मनमुटाव है, तो वो नीच का सूर्य 9th हाउस में ये कह दिया कि आपके फादर से कुछ न कुछ मनमुटाव रहेगा, लेकिन वो किस तरीके से रहेगा, वो सूर्य आगे भी बढ़ गया ना, वो फिर स्कॉर्पियो में चला गया, फिर वो हम्म, सैजिटेरियस में चला गया, तो इस तरीके से वो निरंतर चक्कर लगा रहा है।
तो वो बीच बीच में कुछ तो ऐसी बात करवाएगा, ऐसा घटना घटेगा लाइफ में, या इस तरह का वो कैरेक्टर आपके सामने रखेगा, दो डिफरेंट डिफरेंट, ताकि वो बात सही हो जाए जो उस समय सूर्य ने प्रॉमिस किया था। सोचिए कितना बड़ा ये सिस्टमेटिक तरीके से सॉफ्टवेयर है ये पूरे ब्रह्मांड का। हम आपके अगर फादर से किसी भी विषय पे थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव है कि नहीं, बताइए। है सर। बिल्कुल होगा। तो वो 100% कुछ ना कुछ रीजन होगा, चलते रहते हैं सर वो। बिल्कुल होगा। 100% कुछ ना कुछ रीजन होगा। और उस रीजन, वो रीजन तैयार होता है आज का जो प्लेनेटरी पोजीशन है, आज मतलब उस जन्म के बाद से जो निरंतर वो ग्रह अपना अपना डायरेक्शन, अपना अपना राशि बदल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट राशि में जा करके, तो डिफरेंट डिफरेंट राशि में जा करके वो अलग अलग कैरेक्टर आपके लाइफ में वो कर रहा है, इंटरेक्ट करवा रहा है जी। तो बेसिकली इसको सिंपल सी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में कहा जाए, गोचर जो है ना वो बताता है, गोचर इसको बोलते हैं, अलग अलग जो समय में प्लैनेट्स अलग अलग राशि में रहते हैं उसको गोचर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, उसको एक आध शब्द और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। तो वो बेसिकली आपके लाइफ में जो घटना घटने वाली है, जो प्रॉमिस हो चुकी है जन्म के समय, उसको किस तरीके से, किस मोड से उसको एग्जीक्यूट करवाना है, वो प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, गोचर, वो तय करता है। हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी बहुत न समझ में आई हो, बट यही इसका आंसर है। अच्छा। जी ठीक है सर। अब ये सारी बातें ना, पता है मैं तो आपको ज्योतिष मतलब प्रोडक्शन तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में कुछ ज्योतिष भी सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जनरली कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है, वो छुपाता है अपने ज्ञान को। मैं ज्ञान को छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान मेरा है ही नहीं, ज्ञान तो भगवान का है, उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे दिया है तो छुपाने के लिए थोड़ी दिया है, मुझे तो बताना है दूसरे को। तो इस तरह से जो है नॉलेज जो है, चीजों को आप समझने का प्रयास करो। तो कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? जी सर। बिल्कुल क्लियर होंगी, 100% क्लियर होंगी। अब जैसे इसमें एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जैसे वीनस है आपकी कुंडली में, ठीक है, जी। शुक्र, अब शुक्र यहाँ पे जब आपका जन्म हुआ था तो 10वें भाव में बैठा था, और शुक्र वहां पे मतलब किस राशि में बैठा है, वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में। अच्छा। तो अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि वृश्चिक राशि में शुक्र, और कालपुरुष कुंडली में जो वृश्चिक राशि होता है वो 8th हाउस को रूल करता है, 8वां भाव। 8वां भाव हाउस ऑफ सीक्रेट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स है, रिसर्च है, ठीक है। तो 8वां भाव खुद ही उठ करके आपकी कुंडली में 10वें भाव में चला गया। इसका मतलब कि आपका जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं रिसर्च के इधर उधर घूमेगा, व्यवसाय जो है आपका कहीं ना कहीं रिसर्च के सराउंड घूमेगा। अब लेकिन अब देखो, शुक्र क्या है, मंगल की राशि में है, स्कॉर्पियो साइन। अब यहाँ पे केतु भी को रूलर होता है, स्कॉर्पियो का जो को रूलर होता है वो केतु होता है, मंगल तो है उसका रूलर। जी सर। तो स्कॉर्पियो ना बहुत डिफरेंट साइन है, बहुत ही रिवेंजफुल साइन है, बदला लेने वाला साइन, ऐसा साइन जिसके दो रूलर हैं, एक मार्स दूसरा केतु। यहाँ पर क्या है ना, छुपा कर रखना पड़ता है। स्कॉर्पियो डिकम्पोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब अगर शुक्र जो है स्कॉर्पियो साइन में है तो इसका ये मतलब कि आपको अपने पार्टनर्स की वजह से चेंज होना पड़ेगा। आपके लाइफ में जो पार्टनर्स आपके आएंगे ना, उसकी वजह से आपको चेंज है, क्योंकि शुक्र क्या पार्टनर का, पार्टनरशिप का साइन है, मैरिज का साइन है, दाम्पत्य सुख का साइन है। और वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। तो आपको चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, आपको पार्टनर्स की वजह से। ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, आपके पार्ट लाइफ मतलब इससे इसको लेकर के जब आप कभी भी इंटर करेंगे दाम्पत्य सुख में, तो यह हो सकता है कि ये शुक्र जो है ना
आपको मैं आपको बता दूं इस चीज को, पता नहीं आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी, लेकिन मैं जो चार्ट पढ़ रहा हूँ कि शुक्र जो है स्कॉर्पियो साइन में 10th हाउस में है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वर्क प्लेस पर हो। वर्क प्लेस मतलब जो आप काम कर रही हो, जहाँ हो सकता है पीएचडी परसू कर रही हो, पीएचडी करने के बाद हो सकता है कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, जो पार्टनर है वो आपको वर्क प्लेस पर ही मिलेगा, मतलब उस व्यवसाय क्षेत्र में ही मिलेगा आपको। ये प्रोडिक्शन है मेरा। अब इस चीज को कितना आप सही मानोगे या नहीं मानोगे वो तो बात का बात है। अगर बताना हो तो बता सकती हो, नहीं बताना हो तो नहीं बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि एग्जैक्टली वो जब आपकी लाइफ में पार्टनर आएगा तो आपको चेंज करेगा, आपकी पर्सनालिटी को बदलेगा। अच्छा। हाँ, ये देखो एक अलग अलग तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूँ। ये निरंतर, ये दिन दिन भर चलता रहेगा। ये मतलब समझ लो कि बेसिकली ये पॉडकास्ट है। इस तरीके से कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता किसी को। तो सर इस तो वो इंसान जिंदगी में आया है भी या नहीं? देखो, राहु की दशा चल रही है और राहु में चंद्रमा है, तो मुझे लगता है कि आया हुआ है, क्योंकि दशा जो है वो दिखाता है अपना ताकत। वो ताकत दिखाएगा कि नहीं, राहु है मतलब कि हमको वो चाहिए। 7th हाउस में राहु है ना, मंगल के साथ। तो हाँ। कहीं न कहीं वो चीज है कि राहु ने कहा कि नहीं, हमें तो भाई चुनाव करने हैं, वर्क प्लेस वाला ही सही रहेगा। चलो, मेरा तो भाई यही है वक्तव्य। अब आप इस चीज को अगर हिंट्स के माध्यम से बताना चाहती हो या आपको लगे कि नहीं छुपाना चाहती है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, मतलब इंसान आ चुका लाइफ में वो? हाँ, मतलब ऐसा मतलब लगता नहीं है कि बहुत अच्छे से होता ना कि इसको कह सकते हैं। मेरा तो ये कि आ चुका है, मतलब हो सकता है कि आपकी बातचीत हो रही हो उनसे, क्योंकि क्या अगर राहु रातों की नींदें हराम कर रहा है, रात में सोने नहीं दे रहा है, तो फिर रात क्यों नहीं सोने दे रहा है? रात में आपको सोने का टाइम है ना, आपको तो प्रॉपर जो भी स्लीपिंग हार्मोन्स हैं उसको भोग करना चाहिए। मेलाटोनिन हो गया, जितने भी आपके सारे हार्मोन्स तो रात में ही निकलते हैं, सोने के बाद। वो नहीं निकल रहे हैं, इसका नहीं निकल रहे हैं मतलब कहीं से आपको हार्मोन्स कहीं और से मिल रहा है। तो वो हार्मोन कहीं और से राहु दे रहा है, राहु रातों की नींद हराम कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है कि कोई न कोई लाइफ में आपके आया है। अब आप इस चीज को पूछ रही हैं, मतलब 100% कोई न कोई है। अब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, प्रेडिक्शन कुछ गलत भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर चार्ट का जो तरीका है पढ़ने का, मेरा तो यही है कि भाई देखो, राहु की दशा चल रही है, राहु 7th हाउस में है मंगल के साथ, तो वो ज्यादा कैटलिस्ट का काम करेगा। मंगल जो है आपके अंदर डिजायर्स है उसको बढ़ाएगा। और शुक्र जो है वहां से मंगल का ही है साइन स्कॉर्पियो, वहां बैठ करके वो कह रहा है कि भाई हो सकता है सेम प्रोफेशन रिसर्च सर्च करने वाला कोई व्यक्ति हो आपके साथ, या कोई हो सकता है कहीं वो, मतलब ये है कि वर्क प्लेस से संबंधित कोई ना कोई चीजें हैं। अच्छा। हम्म। और बताएं। और जगह से या अलग नहीं, जगह है? अलग जगह हो सकता है, अलग जगह हो सकता है, इसके लिए मैं हूँ। कोई जरूरी नहीं कि सेम जगह हो, बट वो सेम टाइप का टेम्परामेंट, सेम टाइप का प्रोफेशन हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो प्रोफेशन के हाउस पे शुक्र जा करके वहां पे चीख चीख करके कह रहा है। यही तो मैं बताया ना कि जब आपको जन्म हुआ था तो शुक्र वहां पे मौजूद था स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो मौजूद था 10th भाव में। 10th भाव व्यवसाय होता है, स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हिडन सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। और तो सीक्रेट्स होता था, कोई सीक्रेट टाइप का आपका पार्टनर हो, सीक्रेट तरीके का कोई आपका कोई हो सकता है कि बातचीत हो रही हो अभी तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का नहीं हुआ हो, मतलब एक सिंपल तरीके का कन्वर्सेशन ये है कहीं ना कहीं। अच्छा। इस चीज को तो आप ज्यादा अच्छे से जानती होगे ना, मेरा तो थ्योरी गणित तो यही कह रहा है। अब मैं अपने गणित से पीछे नहीं हटता हूँ, हम्म। ठीक है। जी। तो अब ये सारे हैं। अब आपको यूपीएससी परस्यू करना है, कोचिंग वोचिंग कर सकती हैं, बट इतना ध्यान देना है कि यू हैव टू कंट्रोल योर
राहु राहु कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये बहुत, हालांकि दशा अभी चल रही है तो अब तो जाने वाला है, तो फिर भी फिलहाल पहले ही 2 साल पहले ही से इसको काम करना स्टार्ट कर दो। और विल पावर को थोड़ा सा और बढ़ाओ। और हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपके लाइफ में कोई होगा बातचीत कर रहा, वही आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, वही बदल दे आपको। ये भी संभावना है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है। अच्छा। इस तरह से चार्ट काम करता है। और आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा मेरे से कन्वर्सेशन करने के बाद, ये तो आप ही बताएंगे ना। सर पर जब मन कंट्रोल कैसे करना है, विल पावर बढ़ानी कैसे है, तो राहु बढ़ने कैसे देगा? देखो, इसको एक चीज बताएं आपको, ये मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन करके वो तो सर होता ही है, 2-4 लाइन का काम है। 2-4 लाइन पढ़ करके, अच्छी किताब पढ़ के थोड़े समय के लिए मोटिवेशन आ जाता है, बट वो आएगा नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं होता सर। वो उसका एक वर्क मैकेनिज्म है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे ये कंट्रोल होता है। ये मैकेनिज्म है, इस पे मैं काम किया हूँ, बहुत अच्छे से काम किया हूँ, और कई लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी खुद बदली है। मैं तो, जब तक मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा और अपने ऊपर काम नहीं करूंगा, तब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब मुझे एक्सपीरियंस होगा तभी तो मैं दूसरे को बता पाऊंगा। तो उसका मैकेनिज्म है, उसका शुरुआत जीरो से करना है। आपका जो फॉर्मेट आपके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है ना, उसको मैं रीसेट करूंगा, फॉर्मेट मारूंगा। अच्छा। और फॉर्मेट मार करके फिर जो है अपना सॉफ्टवेयर चढ़ाऊंगा। अपना मतलब मेरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बट वो नया सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा। ये है मेरा मैकेनिज्म। हाँ, फिर वो काम करेगा अच्छे से। तो ये सिविल सर्विस मेरे लिए ज्यादा बेटर है या ये, क्योंकि मुझे ज्यादा मन उसमें है। देखो, ये आपको उस तरफ जाने की इच्छा इसलिए हो रही है कि ये राहु की दशा चल रही है। राहु क्या है इसको समझो। राहु जहां बैठता है ना, मतलब एक छोटा बच्चे को कभी देखी हो कि अगर उसको एक चॉकलेट दो तो वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। उसे और चाहिए, और फिर नहीं तो उसे 2-3 और चीज, मतलब जो भी उसके सामने दिखती है सब समेटना चाहता है जल्दी जल्दी। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चों का स्वभाव होता है। और अभी कभी आप वीडियो यूट्यूब में रील देखे हो कि जो बंदर होते हैं ना, वो उनके सामने बहुत लोग केला वाला डालते हैं, वो केला एक हाथ में, दूसरे हाथ में केला, एक मुंह में छुपा लेता केला। मतलब इस तरीके से वो चुरा करके लेके भागते हैं। मतलब हम जो है तो ठीक है, बाकी और भी समेटो। राहु क्या है कि जो चीज उसे मिल गई आसानी से, उस पर ध्यान कम देता है। जो चीज उसे नहीं मिलती है उस पर ज्यादा फोकस करता है। अच्छा। हाँ, केतु जस्ट इसका उल्टा है। अब केतु आपके लगन में बैठा हुआ, तो केतु लगन में बैठा हुआ तो वो क्या करेगा लगन में बैठ करके कि भाई, केतु की पर्सनालिटी है कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमें जो है मतलब कि जो है उसी से संतुष्ट हूँ। केतु लगन में बैठा हुआ है, वो आपको सेल्फ टॉक करवाएगा, खुद से बात करवाएगा। मतलब इंसान ना बड़बड़ाता है अपने से, खुद से बोलेगा, क्योंकि वो 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का मतलब वहां पे वो पक्का स्थान है उसका, केतु का। तो ख्वाबों ख्याल की दुनिया है केतु, तो वो इंसान को ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाएगा। मतलब आपको सपने दिखाएगा, वो चलते हुए जो विजुअलाइजेशन होता है ना, लैंडस्केप। आप अपना काम को कर रहे हो कि सोच भी रहे हो, करिए यार ये सारी चीजें बस सोचते रहते हैं। हाँ, वही ये है ना, बिल्कुल। तो आपको ख्वाबों ख्याल की दुनिया में ले जाएगा केतु। आपको मतलब कि केतु लगन में बैठा हुआ है तो लेट मी एलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। क्योंकि वो दूर रहेगा ना। केतु क्या है कि भीड़ से अलग रहेगा, उसको नहीं चाहिए। राहु वहां बैठा दो, हम भीड़ में ही रहेंगे। केतु लगन में बैठा दो, हम अकेले रहेंगे। अकेले रहेगा इंसान तो क्या कर, खुद से बात करेगा ना। तो कभी कभी खुद से सवाल पूछती हो, खुद का जवाब भी देती हो। हाँ, यही चलता है। हाँ, तो अब देखो ये कितनी अद्भुत चीज है। मैं बोल रहा हूँ इतने 1000 किलोमीटर दूर से, आप 1000 किलोमीटर दूर से मेरी बातों को सुन करके तस्दीक कर रही हो कि हाँ आप सही बता रहे हैं। मैं कोई माइंड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुंडली पढ़ रहा हूँ। सोचो कितना पावरफुल ये साइंस है। तो अब राहु जो 7th हाउस में आपकी डिजायर्ड पार्टनर्स के प्रति इच्छाएं बढ़ा दिया।
और एक्सट्रीम लेवल का कर दिया। तो पार्टनर की तलाश, अब यही चीज है कि राहु लगन में बैठ करके, वो तो सॉरी 7th हाउस में बैठ कर लगन को भी तो देख रहा है, आमने सामने दोनों बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपना, तो चलो यार पीएचडी परस्यू कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बट कोई बात नहीं, आपकी जो दशा चेंज होगी ना, तो वो 28 के बाद से आपका देखो स्टेट पीसीएस में हो जाएगा। अच्छा, हाँ, स्टेट पीसीएस वाली, मतलब एसडीएम वगैरह बन जाओगे आप आराम से। मैं पोस्ट संभाल पाऊंगी बाद में? आ, संभालने का मतलब ये है कि आपको नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यही बात ना। हाँ, वही हैंडल कर इसमें पाऊंगी चीजें। नहीं, हैंडल तो कर लेंगी, लेकिन वो है कि आप रिबेलियन है, छोड़ छाड़ के देंगी। मतलब कि आपको लगेगा कुछ दिन बाद कि अरे यार बेकार है यार, कौन एसडीएम एसडीएम, उससे अच्छा तो मुझे टीचर बन जाती, प्रोफेसर बन जाती, तो कहीं ना कहीं छोड़ने का भी मन करेगा। हाँ, बट ये है कि 28 के बाद वाला जो टाइम पीरियड आएगा उसमें आपको जुपिटर सपोर्ट करेगा। अच्छा। तो उसी को अभी से तैयार कर लो, अभी से अपना देखो टाइम। इसके लिए मैं मेंटरशिप बना रहा हूँ एक, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत लिमिटेड फीस रहेगा और पेड रहेगा। उसमें ये है कि उसमें कैसे व्यक्ति को अपने मन पे कंट्रोल करे, मन पे कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी आदतों को कैसे बदले, बैड जो हैबिट्स हैं उसको कैसे चेंज करे। सबसे बड़ी चीज क्या है इस असफलता का राज बता रहा हूँ, समय को अलाइन कर लो। जो टाइम, जो साइकिल बना हुआ है ना, मुहूर्त, उसको अपने अपने साथ अपने जीवन को जोड़ दो। कि ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है ना, तो जिस जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, पूजा पाठ तो हम नहीं कहेंगे, बट ध्यान प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज को इंक्लूड करे और उस समय से अपना जीवन शुरू करे, दिनचर्या, देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी टोटल। उसमें कुछ आपको फूड हैबिट्स को भी मैं रखूंगा। ये काम है बेसिकली, ये आपको कोई भी मेंटरशिप कोचिंग वाला नहीं बताएगा। कोचिंग वाला तो भोग करना बताएगा आपको कि भोग करो। सर मैंने तो ये भी सुना है आप यूपीएससी वालों को भी मतलब मेंटरशिप वगैरह ये काम भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। यूपीएससी वाले क्या करते हैं? मतलब पढ़ाने का, टीचिंग का आप? देखो यूपीएससी का काम तो मैं करता हूँ अपनी, मतलब खुद की कोचिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। और ऑफलाइन भी है। मैं ध्येय आईएएस में पढ़ाया हूँ दिल्ली में। अच्छा। तो मैं यूपीएससी मेंटोर हूँ। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और मतलब ज्योग्राफी मेरा अच्छा। ऑप्शन था। अच्छा। और बाकी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी, जीएस में कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। करंट अफेयर्स पढ़ा सकता हूँ। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे मेरा कमांड ना हो, मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं सबको कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, बट मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उसमें भी आंसर राइटिंग वगैरह कैसे इम्प्रूव करें, ये चीज मैं बताता रहता हूँ बच्चों को। तो उसमें पूरा इंक्लूड रहेगा यूपीएससी का जो भी मेंस आंसर राइटिंग प्लस अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फोकस कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो क्या बता रहा हूँ, फोकस। शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका अगर विस्तार करेंगे ना, इसको जो डिराइव करेंगे, तो बहुत चीजें इसमें से निकलेंगी। और उसको मैं बहुत सूक्ष्म लेवल पे, बारीक लेवल पे इसको मैं करवाता हूँ एक्सरसाइज। जब आप थर्ड हाउस को जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, थर्ड हाउस योर सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन को ही ट्रेंड करना है, मतलब आपके पास जो सिग्नल्स आ रही हैं प्लैनेट्स की, ग्रहों की, उस ग्रह को ही फिल्टर करना, उस सिग्नल को फिल्टर करके अपने शरीर में प्रवेश करवाना है, ताकि उसके परिणाम अच्छे मिले। तो सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेंड करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम, नाम जप, या और भी कोई जप, जप इम्पोर्टेंट है। उसके लिए निरंतर जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। देखो एक एक पानी में ना, एक डंडे से आप ऐसे लहर ऐसे घुमाओगे ना, तो एक लहर उठेगा उसमें से, वो लहर का स्वरूप समझ में आएगा। तो वही चीज है, हमें लहर पैदा करना है। जब तक सब कॉन्शियस ब्रेन को ट्रेंड नहीं करेंगे, और मोबाइल फोन को से कैसे दूर रहना है, उसमें उसको बहुत लोग तल्लीन रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। उसको वो आदतें कैसे छूटेगी, आदतें बिना ट्रेनिंग का नहीं छूटेगा, ये समझ लो। देखो एक आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है ना, वो भर्ती होने के लिए,
वो देश की सेवा करने नहीं जाता है, वो जाता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मैं पैसे अच्छा। कमाऊँ और माँ-बाप को भेजूँ, ये सिर्फ इसलिए आता है। देखिए जब जाता है वहाँ पे ना 6 महीने की जो ट्रेनिंग उसकी होती है, हम्म। वो 6 महीने की ट्रेनिंग में वो देशभक्त बन जाता है। क्या ऐसा हम्म। क्या वो लोग दवाई पिला देते हैं कि वो व्यक्ति देशभक्त बन जाता है? तो कुछ तो ट्रेनिंग का हम्म। महत्व है ना। तो बेसिकली वो मैं मेरा मेंटरशिप नहीं, वो ट्रेनिंग है। तो इस चीज़ को अगर करना होगा आपको ज्वाइन तो बताइएगा। बाकी और भी कब कोई से है सर क्वेश्चन? ये? तो वो जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ये इसका हम्म। मसौदा पूरा बन गया है। बहुत लोग इसको हमको फ़ोन वोन करते हैं कि सर इसको स्टार्ट करो। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट उसमें रूल्स रहेंगे। पर्सनली मैं उसको देखूँगा। एक हम्म। ग्रुप रहेगा उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में हम्म। लोगों के नंबर रिवील्ड हो जाते हैं। एक हम्म। टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा प्राइवेट, और फिर उसमें अगर प्रॉब्लम सबकी जो अलग-अलग हैं उसको हम अलग तरीके से एड्रेस करेंगे, फ़ोन करके, कॉल करके, और हम्म। उसका बाकायदे फीडबैक लिया करेंगे। और उसमें जो है आंसर राइटिंग भी रहेगा मेंस का। मतलब खुद मैं दूँगा अच्छा। क्वेश्चन और आप लिख करके भेजो, मैं आपको बताऊँगा कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करना है। अच्छा, सब कुछ है उसमें? बिल्कुल, सब कुछ है। और अ, मैं उसका फीडबैक को भी वो करूँगा कि अगर फिर आप लापरवाही कर रहे हो फिर, तो फिर हमारा आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, फिर आप जाओ अपने घर। मेरे अच्छा। हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। हम्म। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे पैसे नहीं कमाना है, ठीक हम्म। है? हाँ, उसके थ्रू मुझे एक सेवा है, समाज का काम करना है। तो सर 28 से पहले चांस नहीं है मेरे जॉब के? जॉब में मतलब कि यूपीएससी वाला? स्टेट किसी पीसी भी का? जॉब में। नहीं, ये तो चांस है, ये जो आप गवर्नमेंट कर रहे हो। जॉब। हाँ, ये वाला जो आप जैसे आप पीएचडी कर रही हो, या इसके अलावा और कोई चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए क्या कौन सी जॉब? पीजीटी, टीजीटी। हम्म। तभी तो मैं प्रश्न के तौर, हाँ वो टीजीटी पीजीटी हो जाएगा आपका, अगर चाहो तो। अच्छा, पीजीटी, 28 से हाँ। पहले? हाँ, मतलब लगभग कब प्रश्न तक? प्रश्न के हिसाब से हम बनाते हैं ना, वो यहाँ से हम्म। खोजते हैं। टीजीटी हम्म। पीजीटी हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी थोड़ा सा मेहनत कर दोगी तो हो जाएगा आपका। कब तक टाइम लगभग उसका? देखो ये राहु में चंद्रमा जो है, ये हम्म। 27 तक चलेगा। ये जब भी होगा आपका मार्च के बाद होगा, अगले साल मार्च हम्म। के बाद। अगले साल मार्च के बाद। और एक मिनट, मैं एक बार योगिनी चेक कर लेता हूँ, योगिनी से ही ज़्यादा पता चल जाएगा। योगिनी में सिद्धा लगा हुआ है ना, तो सिद्धा में आपका पिंगला है, पिंगला के बाद धान्या है, धान्या के बाद फिर भद्रिका। तो ये अलाइंड हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और आपका नक्षत्र एक बार हम चेक करते हैं। नक्षत्र, अ, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, और शुक्र आपका यहाँ से ठीक है। तो आपका जो यहाँ से टाइम लिख के आ रहा है, हम्म, एक बार मैं गोचर देख लेता हूँ राहु और चंद्रमा का क्या कंडीशन है। चंद्रमा तो खैर रोज ही बदल रहा है, बट राहु तो फिक्स होगा। राहु का यहाँ प्लेसमेंट आ रहा है फिलहाल में, अच्छा लगन नहीं है, वाह। मतलब कि इस समय राहु जो है एक्वेरियस में है। अच्छा। हाँ, ठीक उल्टा। और बुध के साथ है, मंगल के साथ है, मतलब कि आपको फायदा करेगा राहु। देखो, आपका अगर जो टाइम यहाँ से लिख के आ रहा है, हम्म। अ, ये इस साल राहु में चंद्रमा ना, ये अगले साल मार्च के बाद, विवाह, 2020। जॉब। हाँ, बिल्कुल, 2027 मार्च के बाद, पहले नहीं। तो तब तो हो सकता है ना कि रिजल्ट है उसके बाद? एग्जैक्टली यही होगा, और क्या होगा, उससे पहले थोड़ी होगा। हाँ, मतलब एग्जाम उससे पहले हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो कर देगा काम, क्योंकि क्या है ना कि राहु और मंगल दोनों लियो में है। हम्म। लियो साइन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट पावर होता है, फेम होता है। तो यद्यपि राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बट मंगल तो देगा ना। तो अच्छा। राहु के साथ मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो मंगल तो इस काम में वो आपका, मंगल जो है आपके 10th हाउस को रूल करता है, स्कॉर्पियो को।
तो कहीं हाँ। ना कहीं स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है बैठ गया 7th हाउस में, तो वो मार्स जो है इस काम में मदद करेगा। मतलब आपका जो प्रॉमिस बन रहा है रिजल्ट का, वो 2027 जी। मार्च के बाद। वैसे रिसर्च रिसर्च कर रही हैं तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर ही बनोगी आप, टीचर वीचर ही बनोगी आप। यही बात सुन रही हैं आप? जी सर। टीचर का योग तो खैर यहाँ से बहुत अच्छे से बन रहा है। हम्म। बाकी तो अ, और कोई चीज मैं देख पा रहा हूँ। लिब्रा नवांश, लिब्रा नवांश में केतु बैठा हुआ है। अच्छा, ओके। हम्म, अच्छा एक चीज, अभी तक का प्रोडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ, मतलब जो भी चीजें हम्म। मैं अभी थोड़ा सा हम्म। देख लेता हूँ। अभी तक की जो बातें आपके बारे में मैं बताया हूँ वो कितना सही है? सर सब कुछ सही है। अच्छा, ऑलमोस्ट सही यही है है। मतलब। हाँ, हो जाएगा। तो देखो, ये तो मैं आपको जो भी सवाल आपने किया प्लस मेरे अपने ओपिनियन से जो मुझे लगा मैं बताया, इसका अंत नहीं है और शोर नहीं है। ये तो दिन भर चलता रहेगा, आपके बारे में कुछ न कुछ नई चीजें पता चलती रहेंगी। हम्म। अब जैसे एक चीज है कि लिब्रा नवांश D9 चार्ट में अगर हम देखते हैं तो लिब्रा नवांश में जो है केतु बैठा हुआ है। हम्म। तो इसका एक मतलब है, प्रिडिक्शन ये है कि आपके लाइफ में जो वो आपका पार्टनर आएगा ना, हम्म। आपकी लाइफ पार्टनर आएगा, वो कहेगा कि तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो, मैं बताता हूँ कैसे खर्च करना है। तो उल्टा। हम्म, वो आपसे वह कहेगा। अच्छा। हम्म, वो दरअसल लिब्रा नवांश ना वो बड़ा वो है, मस्त है, मतलब इंसान को मस्त बना देता है, मस्ती में ला देता है उसको। तो मतलब बनेगी नहीं या बनेगी? नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। बनने ना बनने वाला तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। हाँ, हाँ। चूंकि इसमें 7th हाउस मंगल राहु है, तो थोड़ा सा आपको एक बार मैं देख लेता हूँ दाम्पत्य वर्ग का, दाम्पत्य सुख का। 3 5 7, 3 3 5 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ईगो इशू रहेगा थोड़ा बहुत, अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें पहुंच जाएंगी। हम्म। हाँ। और मैरिज होने के चांसेस कब तक है? मैरिज, देखो एक बात बताऊं आपको, एक बात सुन लो मेरी बात। जी। अगर लव मैरिज करना है हम्म। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा। जैसे कि लव मैरिज के लिए जो योग है इस कुंडली में, कि हम्म। 5th हाउस का लॉर्ड जो है बुध बैठा हुआ है शुक्र के साथ 10th भाव में। हम्म। मतलब ऐसा मैरिज जो कि अपना अपने खुद से पसंद करके करो, खुद से पसंद करो, फिर बाद में फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दो। तो हम्म। बुध जो है 5th लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। तो इस तरह का भी कहीं ना कहीं है कि पसंद करके अपने आप देख लो कहीं से कुछ। बट अगर उस तरह से करना है तो, बाकी अगर अरेंज मैरिज करना है आपको, मतलब हम्म। परिवार की सहमति से करना है, फादर की सहमति भी होनी चाहिए, क्योंकि फादर यहाँ पे 9th हाउस में बैठे हुए हैं, हम्म। सूर्य। तो अब वो कहीं ना कहीं विरोधी विचारधारा के, तो हम्म। वो लव मैरिज के लिए ये समय अच्छा है, बट अरेंज मैरिज के लिए अच्छा समय नहीं है। अरेंज मैरिज के लिए 2028 के बाद। 28 के बाद। हम्म, हम्म। सर ये मैंने तो पढ़ाई का ही था। हाँ ठीक है, सही है तो। हम्म। बिल्कुल, हम्म। ये सब है। थैंक यू सर। अच्छा, ये सब एनिमल एनिमल डॉग्स स्ट्रीट वगैरह का वो है आपका शौक?
नहीं सर, अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं, एनिमल एनिमल डॉग्स नहीं तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, नहीं। उसको आपने कभी मतलब उनके प्रति प्रेम है क्या? नहीं पूछ रहा हूँ मैं नहीं तो। है सर मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये प्रेम आएगा। अच्छा। अभी तक तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, नहीं आएगा। अच्छा। अभी समय का इंतजार करने दीजिए, तो वो चीज आएगा। बहुत से अच्छा। एनिमल डॉग्स, एनिमल स्ट्रीट के लिए बहुत आंदोलन होते रहते हैं ना दिल्ली में। अच्छा। हाँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं, तो उस तरह का एक्टिविज्म जो होता है कि चलो यार, ये घर के बाहर कुत्ता है उसको बिस्किट खिला दें, ये कर दें वो कर दें, इस तरह का अभी तो नहीं है बट आएगा वो। अच्छा। तो इस तरह का है। बाकी अगर कुछ और क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, हम नहीं सर, बस मेन मुझे पढ़ाई का ही था, जॉब का थोड़ा। तो अभी अभी मतलब आपके अंदर से थोड़ी बहुत सर पूरे क्लियर। सेटिस्फाई हो गई हूँ मैं बातों से भी। सारे चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ठीक है तो बढ़िया है ना। देखो इसी तरीके से मैं बताता हूँ ताकि भाई देखो आपको ये हम्म। समझ में आ गया ज्योतिष वर्क करता है, ज्योतिष काम करता है। आज जब मैं ये हजारों कुंडलियों पर अप्लाई कर चुका हूँ और हम्म। सबसे मेरे रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो मैं खुद सेटिस्फाइड होता हूँ कि चलो यार ये विद्या एग्जिस्ट करती है और भगवान की, ईश्वर की दी हुई विद्या है, अपनी नहीं है ये।